नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दो एजेंडा आइटम जिसके ऊपर फोकस किया गया। एक है पाकिस्तान के अंदर बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात और दूसरा है पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस। दोनों मामला बहुत ही संगीन नोयत के हैं क्योंकि ज़रब-ए-अज़्म के बाद एक आम तो ये थी कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस तंजीमें है उसको सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा। और टीटीपी के मतलब तो ये दावा किया जाता था कि उसको मार भगाया गया है, वो दोबारा रीग्रुप नहीं कर सकते। लेकिन अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद कुछ ऐसी नाअहली ज़रूर हुई है, मैं इसको नाअहली कहता हूँ, इसके अलावा इसके लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि जब इस कौम के बेटे शहीद हो रहे हों और वही तंजीमें जिनके लिए 20 साल से लड़ाई लड़ी जा रही हो उनको दोबारा मौका मिल जाए सर उठाने का, तो ये संगीन नोयत की नाअहली होती है। तो ये इस नाअहली को दोबारा से आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसकी जहाँ से हमने वो असल समत छोड़ी थी उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। तो दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो यह है कि यकजहती के साथ पूरी कौम पहले भी आवाज़ उठाती है, लेकिन तमाम इदारे भी और हुकूमत भी, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था ज़रब-ए-अज़्म, तो उस वक्त भी एक यूनिटी का इजहार किया गया था और उसी यूनिटी के सबब जब इन तंजीमों को मार पीटनी शुरू हुई तो मुकामी लोगों की भी मुकम्मल हमायत हासिल थी और इस दहशतगर्दी को ख़ात्मा करने में उसने बड़ी मुआवनत फराहम की क्योंकि लोकल लोगों की मांग थी कि इन दहशतगर्द तंजीमों का ख़ात्मा किया जाए। ये किसी ज़माने में हमारे एसेट्स थे, जब जहाद अफ़गानिस्तान उसको जहाद कहा जाता था, दहशतगर्दी नहीं उसको कहा जाता था, तो हम इन तमाम तंजीमों पे आंखें बंद करके रखते थे। जैसे भी वो ऑपरेट करते थे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, सारे इनकी फंडिंग करते थे। यहाँ से पाकिस्तानी ज़मीन, पाकिस्तानी इलाकों को लॉन्च पैड के लिए यूज़ करते थे। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा था उसको जहाद के नाम से बड़े फ़ख्र से इस सर उठा के चलते थे। लेकिन 9/11 के बाद इन्हीं तंजीमों को अमेरिका ने और वेस्ट ने जब दहशतगर्द करार दिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बरसरे पैकार हो गए। अब बड़ी मुश्किल से जीती हुई जंग है, जिन हमने इनसे बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया है। हमारी मस्जिदें, इबादतगाहें, मज़ारात, वो मुक़द्दस हस्तियाँ जो 1000-1200 साल से जिनकी यहाँ तदफीन है और लोग बड़ी अक़ीदत से वहाँ जाते हैं, वहाँ पे भी बम धमाके किए इन तंजीमों ने। तो अब तो कोई ऐसी गुंजाइश है नहीं है कि इनको छोड़ा जाए। APS का अटैक मेरे ख़्याल में एक ऐसा मौका था जहाँ पर अगर किसी के दिल में शक व शुबा था भी तो उस शक व शुबे की गुंजाइश ख़त्म होगी। तो हमें सारों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को दोबारा से एक वही मांग करनी है कि जो लोग APS के वाक़े में मुलव्वस हैं उनके लिए पाकिस्तानी सरज़मीन पे कोई जगह नहीं है। ये एक ही बात करनी चाहिए, दूसरी कोई राय देनी नहीं चाहिए। आज के इजलास में डिटर्मिनेशन का इजहार किया गया है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो अफ़गान सिचुएशन है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन सिचुएशन नहीं है, उसके ऊपर भी बात की गई है। क्या स्ट्रेटजी होगी ये अभी ऑफिशियल एलामिया, इसकी स्टेटमेंट जारी होगी तो हम उसके ऊपर ज़्यादा इजहार ख्याल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू पाकिस्तान की इकॉनमी है। पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे बड़ा इस वक्त जो ख़तरा यह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन डॉलर्स आप खुद छाप नहीं सकते, वो आपको अर्न करने हैं। बरामदात में इजाफा नहीं है, रिमिटेंसेज में कमी आ गई है और इन्फ्लेशन का जो आज का नंबर है 24.25% है, 24.25%। और जो रूरल एरियाज़ के अंदर फूड इन्फ्लेशन है वो कुछ 40% के करीब है, 37.9%। तो बंदे मर जाएंगे, पाकिस्तानी कौम मर जाएगी। मतलब इस महंगाई के साथ कोई तरीका नहीं है जो यहाँ बैठ के मैं कहूँ कि लोगों को रोटी मिल जाएगी। सूखी रोटी भी खाना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल पेश आएगी। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। एक मतवक्को है कि आर्मी चीफ़ का विज़िट होगा सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, तो उसके बाद हमारे ये दोस्त मुल्क जो कि पिछले कई महीनों से हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ पाकिस्तान को फ़ौरन फंडिंग देंगे कि हम इस क्राइसिस लाइक सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, करेंसी को इस्तेहकाम आ जाए और कुछ तेल भी हमें अर्ज़ान रेटों पे मिल जाए या ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट सऊदी अरब से हमें मिलता है वो मिल जाएगा, जिससे हमारी ज़िंदगी साल 6 माह के लिए आसान हो जाएगी। लेकिन हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान बनाने के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए और सियासी इस्तेहकाम मुझे लगता नहीं है कि अगले 6-8 महीने आना है, क्योंकि आप 4-6 महीने इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते इस इकनॉमिक सिचुएशन में। और जब तक आप इलेक्शन की तरफ जाते नहीं हैं तो PTI या इमरान खान, PTI में भी इमरान खान को फोकस है एक शख्सियत को कहें, बाकी उनके लीडर्स शायद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इमरान खान इस बात के ऊपर तैयार नहीं होंगे कि कोई बातचीत करें, कोई स्केल बैक करें, थोड़ा सा पीछे हटें, जो सियासी तनाव इसमें कमी आए, थोड़ा सा मईशत को सांस लेने की गुंजाइश मिल जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस बात को सुनेंगे भी, मानेंगे या आगे चलेंगे। उसका इजहार वो हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कभी मीडिया इंटरेक्शन में, कभी अपनी तकरीर में कुछ ऐसे अंदाज में करेंगे, कभी जनरल बाजवा को टारगेट करेंगे। जनरल बाजवा के मतलब दोबारा कहना ज़रूरी है कि इमरान खान की हुकूमत बनाने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है उसमें जनरल बाजवा का नाम सर फहरिस्त है। तो इमरान खान की टारगेट लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर शख्सियत हैं इस वक्त वो भी जनरल बाजवा ही है।
उनका किरदार कितना अच्छा था या कितना ख़राब था वो तारीख़ी तौर पर तय हो जाएगा। कोई ऐसा मामला होगा नहीं जिसके ऊपर लोगों को नज़र नहीं आएगा कि किसने क्या किया था, लेकिन अभी शायद 4-6 माह उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इमरान खान अपना फोकस्ड अटैक रखेंगे जनरल बाजवा के ऊपर, सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर वो अटैक कर नहीं सकते क्योंकि उससे उनका अपना सियासी मुस्तकबिल तारीख होता जाएगा। तो आउट गोइंग के ऊपर पूरा फोकस रखेंगे। अमेरिका से भी उन्होंने तवज्जो हटा ली है क्योंकि उनको यह है कि मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो चलूँगा कैसे, इसलिए अब एक ही शख्स को निशाने पर रखना और उसका नाम है जनरल बाजवा। एक कल उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में बातें की थी जर्नलिस्टों के साथ जो कैमरे के ऊपर नहीं थी, और वो आज अखबारों के अंदर आपको हेडलाइंस नज़र आती हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा था कि आप ले पाए, तो मैंने कहा हाँ मैं था, मैंने कब कहा कि मैं नहीं था। वो आज हेडलाइन आपको नज़र आती है। अभी से थोड़ी देर पहले वो एक टीवी इंटरव्यू के अंदर वो तमाम चीज़ें जो कल बैकग्राउंड इंटरेक्शन में उन्होंने कही थी, आज कैमरे के सामने वो दोबारा उसको दोहरा दिया, और उसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि आपके लोगों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, और शायद वो कुछ पेशबंदी भी कर रहे हैं। उनकी कुछ ऑडियोज़ सामने आई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ही दावा है, मैं यकीन से नहीं बता सकता, और वहाँ एंटिसिपेशन ये है कि शायद मज़ीद कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ आनी है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान लोगों का जहन पहले से तैयार कर रहे हैं कि उनके मतलब ऐसी कोई ऑडियोज़ या वीडियोज़ आ जाएँ तो पहले से उन्हें पता चल जाए कि ये कहाँ से आ रही है, इस्टेब्लिशमेंट लीक कर रही है, तो इमरान को ज़्यादा बुरा ना समझिए। इमरान अब बहुत अच्छे हो गए हैं, प्ले बॉय माजी का तज़किरा है। सुनिए इमरान खान प्ले बॉय थे या है रहे वो। अगस्त के करीब हम आखिरी मेरी मीटिंग थी जनरल बाजवा से, तो उन्होंने अजीब बात की। उन्होंने कहा आपके लोगों के ऊपर फाइलें हैं, आपके लोगों की ऑडियोज़ हैं, हमारे पास वीडियोज़ हैं, और मुझे कहते कि आप भी प्ले बॉय थे। मैंने कहा मैं था, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता था, मैं तो एक गुनाहगार आदमी था। मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हमारी एजेंसीज़ का ये काम है कि लोगों की ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर फाइलें बनाए जाएं ताकि उनको कंट्रोल कर सकें? तो ये एजेंसीज इसलिए कौम पैसे खर्च करती है कि मुल्क की दफ़ा, ये मुल्क की दफ़ा हो रही है। यही इमरान खान थे जो बड़ा खुशी से बताया करते थे कि अब किसकी ऑडियो लीक होती है। इमरान खान ने अपनी सियासत को ख़ुद मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तारीक रंग दे दिया, स्याह कर दिया। बहुत सारे ऐसे मामलात में जिसमें बहुत साफ़ सुथरे रह सकते थे वो अब नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इन्हीं ऑडियो लीक्स को बड़ा खुशी से जारी करते थे जलसों के अंदर कि अब ये एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें आपको ये पता चलेगा। तो अब उन्हीं ऑडियोज़ वीडियोज़ का रुख इमरान खान की तरफ हो गया। ये मनफी दूसरों के ख़िलाफ़ भी थी और मनफी इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं काबिल मज़म्मत है। किसी की प्राइवेट ऑडियोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करना कोई इज़्ज़त की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान इस मौजूदा क्राइसिस लाइक सिचुएशन में कहे कि वाह वाह क्या काम किया, इमरान की ऑडियोज़ वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन ये वो इमरान खान है जो कौम को रियासत मदीना का दर्स देते हैं, मज़हब को पूरे जोश व जज्बे से इस्लामिक टच देते हुए सियासत के अंदर उसको इस्तेमाल करते हैं। और वही इमरान खान बताते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं, हम अपनी नौजवानों की क्या तरबियत कर रहे हैं, और इन्हीं की सोशल मीडिया टीम्स जो कुछ लिखती हैं अपने ओपोनेंट्स के मतलब, जर्नलिस्टों के मतलब, उसमें भी पूरा इस्लाम किस तरीके से इसका प्रचार कर रहे होते हैं इमरान खान की सोशल मीडिया टीम्स, वो आप देख सकते हैं। पीटीआई के किसी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलें, आपको पूरा उसका इजहार नज़र आता है कि इस्लाम की कितनी खिदमत हो रही होती है। तो इस कदर दो रुखी अप्रोच जो है वो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। मज़हब का भी पूरा नाम का इस्तेमाल, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी पूरा इस्तेमाल, और सियासत का जो अंदाज़ है वो भी तबाहकुन है। पाकिस्तान में किसी सियासतदान में कोई ऐसी खूबी शायद ना होगी कि मैं उसको कहूँ कि इसको बहुत अल्लाह का वलीउल्लाह आ गया, कोई ऐसा सियासतदान नहीं। करप्शन में भी मुलव्वस रहे हैं, लेकिन मज़हब का इस तरीके से बेरहमाना इस्तेमाल, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कोई अच्छी निशानी नहीं है, काबिल अफसोस मुकाम है, लेकिन बहरहाल हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं कि इसी से गुजरना पड़ेगा आगे, और 4-6 माह 8 माह हो सकता है लगे, उसके बाद जाके शायद कोई फ़िज़ा साफ़ हो, उससे पहले नहीं होगी। अभी बहुत से लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आजकल आपको अगर सोशल मीडिया आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुछ ऐसे भी वीडियोज़ देखने में मिलेंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का नाम लेकर बताया जा रहा है कि वो ये मॉडल्स आती थी और ये उनका किसके साथ क्या रब्ता था, उसकी वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं। ये अंदाज़े गुफ्तगू है, और जिन लोगों से जिस महकमे से उनका ताल्लुक़ था, आई होप कि वो भी सोचेंगे कि वो पिछले 4-6-8 साल उन्होंने पाकिस्तान में कौन सी किस पॉलिसी के तहत ये सब कुछ किया। बहुत ही दुख होता है मुझे उस इदारे के ऊपर भी जो कुछ अटैक हो रहा है उसके ऊपर भी, और जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है उसके ऊपर। हुसैन हक्कानी का तज़किरा भी आजकल इमरान खान कर रहे हैं, क्योंकि अब डोनाल्ड लू या अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरा दी थी, उससे हट के वो चीज़ें जोड़नी है जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा ने ये किया था, जनरल बाजवा ने वो किया था, तो सुनिए हुसैन हक्कानी के साथ जनरल बाजवा ने क्या किया था। हुसैन हक्कानी को हायर किया गया हमारी गवर्नमेंट में, और हायर किया जनरल बाजवा ने, और उन्होंने जाके फिर अमेरिका में पूरी मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन की कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है, और उसके साथ एक CIA का भी कोई आदमी था, तो हमारे दौर में हायर हुआ हुआ था एज लॉबिस्ट।
तो वो मेरे अगेंस्ट काम कर रहा था अमेरिका में। तो ये जो डोनाल्ड लू का आखिर में हुआ, ये उधर से नहीं इनिशिएट हुआ, ये इधर से हुआ था। जो एहतसाब का निज़ाम था उसके मतलब आम तासुर यही है कि इमरान खान की बहुत पुरज़ोर फरमाइश के ऊपर अपोजिशन के जो सियासी रहनुमा थे उनको जेलों में डाला गया। मैं 2 लोगों का नाम हर प्रोग्राम में लेता हूं ताकि किसी को ये शक ना रह जाए कि मैं कहीं लाइन ड्रॉ करता हूं या नहीं ड्रॉ करता। मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के केस सही केस थे, उनको सज़ा होनी चाहिए थी दोनों को। लेकिन बाकी बेशतर लोगों को, जिसमें शाहिद खान है, मिफ्ता है, एहसन है, इनको इसाक डार है, मे बी फ्यू अदर्स, इन सारों को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए, मतलब राना सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन, राना सनाउल्लाह दुनिया की बहुत सारी बुराइयां उसमें होंगी, लेकिन 15 किलो हीरोइन का झूठा केस वो उसके ऊपर डाला गया। ये फरमाइश किसकी थी और अमल दरामद किसने किया था, ये सबको, पूरी कौम को पता है, फरमाइश करने वाले का भी और अमल दरामद करवाने वाले का भी। लेकिन अब इमरान खान ने यूँ करके इसका इल्ज़ाम भी सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया कि सारा कुछ था ही उनके हाथ में। एक फॉर्मर चेयरमैन नैब की वीडियो आई थी और कहा जाता है कि जो काम वो पहले करने पे तैयार नहीं होते थे, उस वीडियो के बाद वो सारे काम करने पे तैयार हो गए थे। वो शख्स जिसने वीडियो लीक की थी वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ था। ताने बाने सारे उनके कहाँ मिलते थे ये हमें पता है, लेकिन ये सारे उस वक्त इकट्ठे थे। अब किसका क्या कसूर था, 50 इसका था, 50 उनका था, 100 इनका था या 0 उनका था, मैं उस पर राय नहीं दे सकता, लेकिन था ये सारा सेम पेज उस ज़माने में। अब इमरान खान लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी सारी उतार के दूसरों के गले डाल रहे हैं। सुनिए एहतसाब के ऊपर क्या कहते हैं। ये था कि हमें पूरी बैकिंग थी कि हमारे साथ खड़े होंगे एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उस एक आदमी, एस्टेब्लिशमेंट तो एक आदमी है, जनरल बाजवा, जो आर्मी चीफ है वो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके फैसले होते हैं। हमारी फ़ौज में डिसिप्लिन इतना ज़बरदस्त है कि ऊपर जो फैसला करता है वो नीचे आ जाता है। तो अगर मुझे ये होता कि ये एहतसाब नहीं करेंगे तो मैं उसी वक्त इलेक्शन कहता कि फिर से इलेक्शन करवाओ, मैं असेंबली डिसॉल्व कर दो, जो मैंने अब किया। अब इन्होंने लाल बत्ती के पीछे लगा दिया कि हाँ जी अब हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है। तो ये वो सूरत हाल है, पूरी बैकग्राउंड है जो मैंने आपको दिखाई। अब बेशतर इल्ज़ामात ये जनरल बाजवा पे डालेंगे तो मेरे ख्याल में जनरल बाजवा को भी अपनी उस पॉलिसी को या फ़ौज के पूरे ओवरऑल जो सेटअप है उसका जो भी थॉट प्रोसेस होता होगा कि जब उन्होंने इमरान को बैक करने का फ़ैसला किया था, उसका कुछ अगर वो एक वॉर गेमिंग करते हैं ना, उसका जायज़ा लेते हैं, तो दोबारा शायद उसको बैठ के सोचना पड़ेगा कि IGI टाइप उन्होंने सिनारियो पूरा क्रिएट करके इमरान को प्लेट में रख के जो हुकूमत दी थी, क्या ये दुरुस्त फ़ैसला था? क्या प्रॉपर एनालिसिस किया गया था इसके पीछे? क्या ये फ़ौज का काम था, आईनी रोल था कि ये काम उनको करना चाहिए था? मेरे ख्याल में उनको बहुत ज़रूरी है कि अपना रीथिंक करें, एनालिसिस करें और इस पूरे प्रोसेस से ख़ुद को निकाल लें। हुकूमत बनाना और गिराना उनका काम नहीं था और उसमें फ़ौज का नाम बहुत ख़राब हुआ। जो रही खई कसर रह गई थी ना पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में, वो इमरान खान ने अब पूरी कर दी। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ऊपर भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी बहरहाल इमरान की अपनी राय है, सुना। मैं समझता हूँ मुझे कभी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। इन्होंने उसके बाद एक्सटेंशन के बाद अंडरस्टैंडिंग कर ली और उसके बाद हिसाब होने नहीं। एक्सटेंशन अगर देनी थी तो अगस्त में जाके करता, बल्कि उससे भी लेट सितंबर अक्टूबर में करता। ऐसे हालात बना दिए गए कि जनाब देखें वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जो अब किया और उसके बाद अब जब पीछे देखते हैं तो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन वो लास्ट मिनट में मैसेज आई कि देखें वो कह रहे हैं कि उनकी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इनकी तरफ से